गाइस, वेलकम टू इजी टू स्टडी। आज की वीडियो हम करने वाले हैं NCERT क्लास 11th का बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज, है ना। तो आज हम इसके सारे ऑल क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसका आइए पहला क्वेश्चन देखिए MCQ का। DTH सर्विस आर प्रोवाइड बाय, कौन करता प्रोवाइड? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सर्कुलर कंपनीज। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है दी बेनिफिट ऑफ पब्लिक वेयर हाउसिंग इंक्लूडेड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, फिक्सिबिलिटी, है ना। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, एसिड इन कैपिटल फॉर्मेशन, है ना। आइए हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल इन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिमेंटी कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन CWC स्टैंड 4, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। तो अब हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन है डिफाइन सर्विस एंड गुड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्विस आर ठोस, स्पेक्टली इंडिकेबल, इंस्टेंटली इंटेजिबल एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट आर नॉट नेसेसरी लिंक्ड टू द सेल ऑफ ए प्रोडक्ट और अनोडर सर्विस। इसका मतलब ये है कि इंटेजिबल मतलब जो चीज़ें हैं लेकिन दिखाई नहीं देती, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिससे हम सेटिस्फेक्शन होता है प्रोवाइड। और जैसे कि कंप्यूटर में जब वर्क किया जाता है, मतलब हर काम तो हमारा कंप्यूटर में होता है, हमको दिखाई तो होता नहीं, इसलिए वो इंटेजिबल होता है। और सेटिस्फेक्शन हमें प्रोवाइड होती है क्योंकि हमारा काम तो हो रहा है ना, प्रोडक्ट भी मतलब आ जा रहे हैं, अनोडर सर्विस, है ना, और काम भी हो रहा है। इसके बाद लिखा ए गुड इज़ ए फिजिकल प्रोडक्ट, है ना, गुड तो फिजिकल प्रोडक्ट है, कैपेबल ऑफ बीइंग डिलीवर टू परचेसर एंड इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑनरशिप फ्रॉम सेलर कस्टमर। मतलब जो फिजिकल गुड्स होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, वो तो डिलीवर हो रहे हैं परचेसर के पास, है ना। इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम सेलर, मतलब ऑनरशिप जो सेलर के पास अकाउंट, मतलब कंप्यूटर से ही सेलिंग वेलिंग का काम कराते हैं, ऑर्डर लेना देना होता है ना, तो वही सब होता है ना। आइए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज ई बैंकिंग, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ई बैंकिंग। बहुत इजी क्वेश्चन है। ई बैंकिंग रेफर टू द यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मीडियम for conducting various banking operations such of transforming money, checking accounts and applying for loans. The advantage of e-banking are, तो इसका मतलब देखिए ई-बैंकिंग में क्या होता है। सबसे बड़ी बात इसमें इलेक्ट्रॉनिक मतलब मशीनों का इस्तेमाल होता है, मनी ट्रांसफ़र होती है, चेक होते हैं, अकाउंट खुलता है, काफ़ी कुछ सारी चीज़ें होती है, आप लोग तो जानते ही है ना। इसके बाद इसके एडवांटेज देखिए, ई बैंकिंग प्रोवाइड 24 आवर्स, मतलब 24 इंटू 365 डेज है ये, है ना। ये यहाँ मल्टीप्लाई नहीं लगा है इसलिए थोड़ा ऐसे है। डेज ए सर्विस टू द कस्टमर ऑफ द बैंक, मतलब 24 घंटे 365 दिन, जब चाहे तब ई बैंकिंग सर्विस आपको प्रोवाइड रहती है मोबाइल पे, है ना। कस्टमर कैन मेक सम ऑफ डी परमिटेड ट्रांजेक्शन फ्रॉम ऑफिस ए और हाउस और विल ट्रैवलिंग ए मोबाइल टेलीफोन, मतलब इस कहने का मतलब ये है कि मोबाइल से, टेलीफोन से बहुत सारे ट्रांजेक्शन आजकल कोई भी कहीं भी कर लेता है ना। कैसे कर लेता है? ई बैंकिंग ये एडवांटेज है ना, इसीलिए ना। इसके बाद क्या है, इट इंक्लूड्स ए सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं ये एक सेंस मतलब फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन मतलब ऐसी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं जो कि रिकॉर्ड्स होते हैं, जिसका कोई भी गफलेबाजी हो नहीं पाता है, जब हिस्ट्री में जब ट्रांजेक्शन सेव होते हैं हर अकाउंट्स में, है ना। तो ई बैंकिंग की बहुत सारी एडवांटेज होती है। इसके बाद अगला देखिए, ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन बाय ऑफरिंग अनलिमिटेड एक्सेस टू डी बैंक, मतलब काफ़ी ऑफर भी आता है बैंक से, है ना, कि भैया लोन ले लो, ये है वो है, बहुत ऑफर आता है, उसमें बहुत से लोग खुश हो जाते हैं, है ना। यही सब एडवांटेज है ई बैंकिंग की। आइए हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब। तो थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है राइट ए नोट ऑन वेरियस टेलीकॉम सर्विस अवेलेबल फ्रॉम इनकेसिंग बिजनेस दी वेरियस टेलीकॉम सर्विस
अवेलेबल फॉर इन हैंडिंग बिजनेस आर। आइए हम इसका आंसर अच्छे से देखें। तो ये देखिए, सेलर मोबाइल सर्विस, दिस आर ऑल टाइप्स ऑफ मोबाइल टेलीकॉम सर्विस इंक्लूडिंग वॉइस एंड नॉन वॉइस मैसेजेस, डेटा सर्विस, पीसीओ। खैर पीसीओ तो अब उतना चलता नहीं है, लेकिन पहले के टाइम तो चलता था ना। वॉइस नॉन वॉइस हम मैसेज भी भेज सकते हैं मोबाइल फ़ोन से, आप लोग तो जानते ही है। रेडियो तो पहले के टाइम में चलता था, खासकर अब के टाइम तो नहीं चलता, लेकिन आप अभी भी अपने फ़ोन में रेडियो चला सकते हैं। खैर बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन होता है। फिक्स्ड लाइन सर्विस, देयर आर ऑल टाइप फिक्स्ड सर्विस इंक्लूडिंग वॉइस एंड नॉन वॉइस मैसेजेस एंड डाटा सर्विस, स्टेबलाइज लिंकेज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैफिक, है ना। बड़े बड़े ट्रैफिक जो रहते थे उसमें क्या होता था, मतलब ट्रैफिक जो स्टेबलाइज होते थे डाटा के, मतलब मैसेजेस के, वॉइस मैसेजेस सब, मतलब फिक्स हो गई है सर्विस है। अब उन्हें दिक्कत नहीं होती। केबल सर्विस क्या होती है, दिस सर्विस इज यूज्ड और ट्रांसमिट मीडिया रिलेटेड इंफॉर्मेशन ए डिफाइंड एरिया ऑपरेशन लाइसेंस हैज़ बीन, मतलब काफ़ी चीज़ें जो होती है एरिया के हिसाब से होती है। टेलीकॉम सर्विस वहाँ दी जाती है केबल के जरिए। खैर ये पुराने ज़माने में होता था, आजकल आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन पहले के टाइम में आप लोग जानते होंगे दिल्ली में MTNL। अगर आप इस कंपनी का नाम सुने हैं तो बहुत अच्छी बात है। MTNL जो कंपनी है टेलीकॉम सर्विस देती थी, है ना, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, वो सब केबल सर्विस बहुत देती थी, मतलब कॉल वॉल करने के लिए, मैसेज वैसेज करने के लिए, मतलब बहुत सारी सर्विसेज होती थी। खैर अब तो ये चलती नहीं कंपनी, बहुत कम देखने को मिलती है। इसके बाद वीसेट सर्विस, इट इज़ स्टेट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस, इट ऑफर business and government agents a highly flexible and recoverable communication solution both urban rural area। मतलब कोई भी जो, इसका मतलब ये है कोई भी कम्युनिकेशन हो या कुछ भी हो जिससे फिक्सेबल या कम्युनिकेशन को ठीक करना हो, या जो भी हो, गवर्नमेंट के हो चाहे बिजनेसमैन के हो, किसी के भी हो, उसकी फिक्सिबिलिटी के लिए हाई डिग्री चाहिए रहे, मतलब रिच, मतलब देयर इट प्रोवाइड ए वाइडर रिच एंड हाई डिग्री फ्लेक्सिबिलिटी बिजनेस। तो ये लोग वहाँ जाके अच्छे से फिक्स करते हैं, मतलब चीज़ों को ठीक करते हैं। DTH सर्विस, ये तो बहुत आसान है, आप लोग तो जानते ही हो कि सबके घर में टीवी रहता है ना, बच्चे देखते रहते हैं, ये तो बहुत ईजी है ना। आई एम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अब। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस विथ सूटेबल एग्जाम्पल। बहुत ईजी है भाई। IMC इसके आंसर देखते हैं। utmost good faith, है ना, both the insurer and the insured solely faith in each other and in contracts signed them. Example Rahul, if he heart patient and informer insurance company about the health issues will buying the life insurance policy। मतलब एग्जाम्पल में ये बताया जा रहा है, राहुल नाम का एक लड़का है, वो एक पेशेंट है हार्ट का, है ना, उसको मालूम हुआ उसको थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट करता है, अपने पैसे वैसे क्लेम करता है ना। तो उसमें काफ़ी फैट होता है, अच्छी चीज़ है ये। प्रिंसिपल ऐसे याद जरूर करना, इंश्योरेबल इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है ये। तो इट इम्प्लेसेस डैट द इंश्योर्ड मस्ट हैव सम इंटरेस्ट विजिट इन ऑब्जेक्ट विच बीइंग इंश्योर्ड बाय हिम। एग्जाम्पल देखिए, ए बिजनेस पर्सन हैज़ ए इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन दी हर लैंड हाउस एंड अदर प्रॉपर्टीज़। इसका मतलब ये है किसी भी हाउस का या लैंड का, ज़मीन का हम इंश्योरेंस करवाते हैं। मतलब होता है इंश्योरेंस, बिजनेस में काफ़ी तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, आपको बाद में पता लगेगा, है ना। तो एक बिजनेसमैन उनके लिए इंटरेस्ट पाने के लिए एक इंश्योरेंस कराता है, कि मतलब उनमें काफ़ी प्रॉपर्टीज़ के लिए अपने कराता है ना, यही सब होता है। आइए हम आगे देखते हैं। तो इंडिमिनिटी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल इंडिमिनिटी द पर्पस ऑफ an insurance contract is breaking back the insurer the same financial position as so he before the loss occurred him her। Example, if individual suffers a loss Rs 1 lakh fire accident day, the insurance company accept claim 1 lakh and not more। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि
अगर आपका 1 लाख का इंश्योरेंस है ना, और फायर एक्सीडेंट का है, मतलब जो गुड्स है फायर से जल गए, तो इंश्योरेंस आप कंपनी आपको तुरंत के तुरंत 1 लाख रुपीस प्रोवाइड करेगी। और क्या उन्हें करना पड़ेगा भाई, क्योंकि आपने इंश्योरेंस कराया था। आप उसके लिए क्या पे करते हैं, आप उसके लिए प्रीमियम पे करते हैं ना। जो प्रीमियम है आपने सुना होगा, प्रीमियम है ना, उसके लिए प्रीमियम जाती है, प्रीमियम दी जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को चाहिए रहता है। अब वो अलग बात है कि आग लगे या ना लगे, लेकिन लोग इंश्योरेंस तो कराते हैं ना। कोई किस्मत का भरोसा नहीं होता कि भाई बहुत बेकार किस्मत होती है ना, क्या पता लग ही जाए, ये सब सोच के लोग कराते हैं। तो ये देखिए, प्रोमैक्स्ड cases. The promexed cases principle states that the reason for a loss or damage is created object solid related subject matter the contract. Example: if an individual suffers a loss a fire accident, then this solid already be part of contract. Order the person claim the insurance amount. इसका मतलब ये है कि अगर आपका आग लगने बाद जो गुड्स ख़राब हो जाते हैं, अगर वो फायर के एक्सीडेंट से ख़राब हो जाते हैं, तो आप कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर करेंगे पर्सन को, जो क्लेम करवाएगा इंश्योरेंस अमाउंट। इसके बाद देखिए, सर्वोगेशन ऑन्स दी कॉम्पिटिशन इज पेड द राइट ऑफ ऑनरशिप द डैमेज प्रॉपर्टी पास ऑन द इंश्योरर so that insurer cannot sell the damaged property to make profits। कहने का मतलब ये है, अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं और अगर जो चीज़ें नुकसान डैमेज है प्रॉपर्टी जो आपकी, आप उस चीज़ को सेल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल: इफ़ ए पर्सन रिसीव 1 लाख हिज और हर डैमेज स्टॉक, देन द ऑनरशिप ऑफ द स्टॉक विल we transfer the insurance company get person hold no control over the stock। जो आपके स्टॉक्स खराब होंगे, जलेंगे, वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी ले लेगी, तभी तो आपका इंश्योरेंस पास करेगी। ऐसे तो है नहीं कि आप मानो आप इंश्योरेंस भी ले लें और जो खराब जो गुड्स हो गए उसमें से बचा कुचा जो माल होता है उसको आप ले जाके बेच दें, है ना। क्योंकि बहुत से लोग सस्ते के लिए ख़रीद लेते हैं, तो ये चीज़ के लिए मतलब कंपनी वाले बहुत टाइट रहते हैं ना, तो उसी के लिए इसके बारे में कंट्रीब्यूशन, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। इफ़ एन इंडिविजुअल बाइज मोर देन वन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द सेम ऑब्जेक्ट द इंश्योरर विल कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू कंपनसेट इंश्योर्ड फॉर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस, है ना। इफ़ ए पर्सन ए इंश्योरेंस हर हाउस 2 लाख विद इंश्योरेंस बी and 1 lakh with another insurance, say see their case of a loss of 90,000 insurance B is insurance together pay 90,000 not more। कहने का मतलब ये है कि आप अब कहीं और इंश्योरेंस करा रहे हैं, कहीं भी करा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हर जगह इंश्योरेंस कराना चाहिए। जो कंट्रीब्यूशन है वो तो कंपनी चेक करके देगी ना कि आपका कितना नुकसान हुआ है, उसी के हिसाब से आपका इंश्योरेंस पास करके पैसा देगा। ये तो है नहीं कि आपका नुकसान 90,000 का होगा तो आपको 2 लाख पास कर दे, तो ऐसा नहीं होता। जितना नुकसान होता है उतना ही पैसा मिलता है, वही बताया जा रहा है इसमें। सवाल है मिटिगेशन, ये भी बहुत ईजी टॉपिक है। दी इंश्योरर solidly take care of the insured object the same way as this voluntarily object avails insurance। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ ए पर्सन हैज़ इंश्योर्ड हिज हाउस अगेंस्ट फायर, in case of fire he or solid take all possible measure minimize damage property acceleratory manner the solid be evidence of the insurance। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई किसी के घर में आग लगती है, इंश्योरेंस है फायर का, तो देखा जाएगा मिनिमस डैमेज होनी चाहिए प्रॉपर्टी को। ये ज़्यादा डैमेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी तो देखा जाता है कि आग लगने से बचाया गया भी कि नहीं, कि पता लगा खुद ही आग लगा के इंश्योरेंस लेने चले। तो ऐसी भी कई मतलब केसेस आते हैं, तो देखा जाता है। तो कम से कम उसमें लॉस हो तभी आपका इंश्योरेंस पास होगा। तो देखा जाता है ना कि ज़बरदस्ती आग तो नहीं लगाई गई है ना। तो आइए हम 5th क्वेश्चन में देखते हैं।
बहुत आसान क्वेश्चन। एक्सप्लेन वेयर हाउसिंग एंड इट्स फंक्शन। इसका आंसर है वेयर हाउसिंग इन्वॉल्व्स स्टोरिंग गुड्स एस एफिशिएंट organized manner to maintain their value and equality. Warehouse not only provide storage service but also logistical service by providing the right place for rightly quantity at the right time and at the right cost, है ना। इट्स फंक्शन आर स्टोरेज वेयर हाउसिंग। अब इसके फंक्शन देखिए, स्टोरेज जो काफ़ी सामान होता है मैन्युफैक्चरिंग का, रॉ मटेरियल वगैरह काफ़ी चीज़ें जो होती है, तो जो स्टॉक्स होता है वो सब वेयर हाउस में रखे जाते हैं, है ना। वैल्यू एडेड सर्विस, दे आर फ्रॉम वैल्यू एडेड सर्विस सच ए ग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड लेविंग फॉर प्रोड्यूसर। फाइनेंसिंग the owner of the goods or raw material stored in a warehouse can use the warehouse receipt as security, borrowing money from the bank other financial institution। इसका मतलब ये है कि अगर कोई गुड्स है किसी ऑनर के, तो जो मटेरियल स्टोरेज जो होते हैं वेयर हाउस के, तो उधर भी एक सिक्योरिटी के लिए रिसिप्ट मिलते हैं कि वो सामान आपका है कि नहीं। उस रिसिप्ट के बगैर आप वहाँ से रॉ मटेरियल गुड्स या कोई भी स्टॉक हो आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो आइए हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर सर्विस, एक्सप्लेन देयर डिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। सर्विस आर those respectively indivisible, statively intangible activities that provide satisfaction, want are necessary linked। सेल ऑफ ए प्रोडक्ट एंड अनोदर सर्विस, सीधी सी बात है, आपको तो मालूम ही है। कंप्यूटर से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, इंटेजिबल एक्टिविटीज़ होती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, काफ़ी आसान सी ये सब चीज़ें होती है। इंटेजिबिलिटी आप जानते ही है ना, मतलब एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस नेचर के हिसाब से जो होता है ना। जैसे कि कोई डॉक्टर है ट्रीटमेंट कर रहा है ना, तो वो उसको ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता, बहुत मतलब इंटेजिबल एक्टिविटीज़ होती है ना। इनकन्सिस्टेंसी का मतलब है डिफरेंट, जो कस्टमर अलग अलग तरीके का कस्टमर होते हैं, उनकी अलग अलग तरीके की डिमांड होती है। प्रोवाइडेड नीड होती है क्या, ऑप्टूने जो ऑप्शनिटी होती है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट जो कस्टमर की वो भी पूरी कर सकते हैं, है ना। इसके बाद क्या, एक्सपेक्टेबिलिटी बहुत मेन टॉपिक है ये। सर्विस हैव बी प्रोड्यूस एंड यूज्ड simultaneously, unlike goods which are produced today. For sell data service have to be used the same time as they are made available। मतलब कोई भी चीज़ है, प्रोडक्ट है, आज है, सेल हो रहा है, तो मतलब लेटर मतलब नहीं हो सकता, मतलब उसके सेल होता ही होता है। इंस्पेक्टिबिलिटी मतलब आवश्यकता अनुसार वो चीज़ हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है ना सर्विस। इन्वेंट्री बहुत आसान चीज़ है। इन्वेंट्री मतलब आपके स्टोरेज मतलब कंज्यूम, जब जो मतलब जो भी है स्टोरेज करने के, इन्वेंट्री में इक्विपमेंट हो जाता है ना, गुड्स वगैरह क्या स्टोर करोगे, इन्वेंट्री में ही तो करोगे ना, है ना। इसके बाद इन इन्वॉल्वमेंट, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सर्विस यूजर, द सर्विस प्रोवाइडर इज ए प्रीक्वेजिट at the time of delivery of the service। A customer has the opportunity to get the service modified according to specific requirement। मतलब कोई भी रिक्वायरमेंट हो स्पेसिफिक, चाहे वो डिलीवरी की हो, चाहे सर्विस की हो, कस्टमर की कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, आपको उसे पूरा करना ही पड़ेगा, है ना। इसके बाद आप देखिए सेकंड क्वेश्चन पे अब हम आ जाते हैं। इसमें बोला एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। बहुत इजी है भाई, सबसे इजी क्वेश्चन ये। ज़्यादातर बैंक आपका फाइनल जब सेकंड सेमेस्टर का पेपर देंगे फाइनल में आ सकता है, क्योंकि फर्स्ट वाले में तो ई बिज़नेस के बारे में देता है, कमर्शियल बैंक का बचता है तो वो आपका फाइनल में ही देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मानो या ना मानो। तो फर्स्ट टर्म का आप पेपर दिए होंगे, उसमें ये क्वेश्चन नहीं आया होगा, तो ये आपका फाइनल में आएगा, ज़रूर आएगा ही आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक आर एब्सटे देखिए एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, सीधी सी बात है, बैंक जो है आपका पैसा लेते हैं, डिपॉजिट करते हैं, है ना। फिक्स्ड अमाउंट होती है ना,
तो वो सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट करती है, आपको इंटरेस्ट देती है ना। इसके बाद क्या है, लैंडिंग ऑफ फंड्स, बैंक ग्रैंड लोन्स एडवांस, है ना, आपको एडवांस में लोन दे देती है। कैसे लोन देती है ये भी ध्यान रखिए, आपको कैश लोन दे सकती है, कंज्यूमर क्रेडिट दे सकती है, क्रेडिट कार्ड पे भी दे सकता है लोन, है ना। और एक चीज़ होता है डिस्काउंटेड ट्रेड बिल, मतलब किसी भी चीज़ का बिल हो तो उसे दे दो, उस पर भी लोन लिया जा सकता है, लेकिन बहुत पुराना सिस्टम है, अब कम चलता है ना। ओवरड्राफ्ट भी ले सकते हैं आप बैंक से, है ना। इसके बाद है एक्सचेंजन ऑफ चेक फैसिलिटी। चेक की फैसिलिटी आपको बैंक प्रोवाइड करता है, आपको तो मालूम ही होगा, चेक से एकदम हाई से हाई अमाउंट भी मतलब ट्रांसफ़र हो जाती है वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, है ना। बहुत इजीली बिजनेस होता है, जानते ही हैं। इसके बाद क्या है, रेमिटेंस ऑफ फंड, बैंक हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग द फंड्स ऑफ कस्टमर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दिस ट्रांसफर कैन बी डन द फॉर्म ऑफ बैंक ड्राफ्ट्स। पे ऑर्डर नॉमिनल कमीशन चार्जेस, मतलब कुछ कमीशन चार्जेस लेते हैं बैंक। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भी ट्रांसफ़र हो सकता है, कैश हो या अकाउंट टू अकाउंट करना हो वो भी हो सकता है ना। उसके लिए कुछ नॉमिनल कमीशन चार्जेस लगते हैं, जैसे आरटीजीएस करवाओगे या एनईएफटी करवाएंगे तो वहाँ आपको बैंक चार्जेस लेता है, पैसे आपके ट्रांसफ़र हो जाते हैं, है ना। इसके बाद प्रोविज़न ऑफ अलिडेटेड सर्विस, तो इसके मतलब बोल रहा है इन एडिशन टू अदर फंक्शन बैंक्स आल्सो प्रोवाइड सर्विस सच एज लॉकर फैसिलिटी। आपको एक लॉकर फैसिलिटी भी देता है बैंक, है ना। अंडर राइटिंग service and bill payments, they also perform functions such as buying and selling share debenture of behalf their customer। मतलब आप बाय और सेल भी कर सकते हैं, डिवेंचर बिहाफ मतलब जो भी है ना। शेयर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, लॉकअप फैसिलिटी आपको मिलती है, पेमेंट बिल और सर्विस की फैसिलिटी मिलती है, काफ़ी चीज़ होती है ना। आइए अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला राइट द डिटेल नोट ऑफ वेरियस फैसिलिटी ऑफर्ड इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, मतलब पोस्ट सर्विस डिपार्टमेंट की कुछ चीज़ें पूछ रहा है ना, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो पहली बात आप इसको छाप लो और इसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से छाप लो। देखो सीधी सी बात है, पीपीएफ किसान विकास पत्र एंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, है ना। नॉमिनल रिटेल बैंकिंग, सारी सर्विस तुमको ये पोस्टल डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड करता है ना। मेल फैसिलिटी रहता है, मतलब चिट्ठी विट्ठी लिखो इधर उधर भेजो, है ना। बहुत चीज़ें चलती है, खैर अभी भी चलती है चिट्ठी वाला। इसके बाद क्या, कोई भी सामान इधर उधर आपको करना हो पहुंचाना हो वो सब भी प्रोवाइड करता है। मनी ट्रांसफ़र भी होता है, यहाँ तो यहाँ विदेशों तक में भी होता है, यूएसए, है ना। यूएसए, लंदन, अमेरिका, कनाडा, जहाँ चाहे वहाँ आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा पासपोर्ट एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन लेंगे तो आपको पासपोर्ट भी दे देगा, है ना। पोस्टमेंटल डिपार्टमेंट, ये सारे काम उन लोगों के होते हैं। स्पीड पोस्ट एज ओवर 100 डिजिटेशन इन इंडिया लिंक विथ 97 मेजर कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। मतलब 97 जो मेजर कंट्रीज है वहाँ एकदम सुपर फास्ट सर्विस प्रोवाइड हो रही है, जहाँ एकदम तेज़ी में मतलब पोस्ट सर्विस जा रही है ना। इसके अलावा ई बिल पोस्ट इज़ लेटेस्ट ऑफरिंग ऑफ डी डिपार्टमेंट टू कलेक्ट बिल पेमेंट अक्रॉस दी काउंटर फॉर BSNL एंड भारती एयरटेल। मतलब सिम की कंपनियाँ होती है वो भी ऑफरिंग डिपार्टमेंटल जो कलेक्ट होते हैं बिल वो सब भी यही लोग ई बिल जो है पास कराते हैं ना। आइए हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ इंश्योरेंस एंड एक्समाइन नेचर ऑफ रिस्क प्रोटेक्टेड बाय ईच टाइप इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के कुछ रिस्क भी होते हैं ना, वो देखिए आप पहली बार इसको अच्छे से छाप लो, है ना। अब इसको मैं सीधी बात है एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हमारे पास थोड़ा टाइम कम है। तो इसमें बोल रहा है कि आपको मेरिटी होती है एक, है ना। फैमिली, आप कोई इंश्योरेंस कराएंगे, अगर आप ख़त्म हो जा रहे हैं तो वो इंश्योरेंस आपकी फैमिली क्लेम करती है ना। तो कुछ ऐसे इंश्योरेंस है। फायर इंश्योरेंस में आपको सबसे बड़ी बात जो मैक्सिमम जो है एक कंपटीशन होता है, उसमें आपका कम से कम लॉस होना चाहिए तभी आपको फायर इंश्योरेंस पास करेगी कंपनी। ये नहीं कि पूरा आग लग जाए कंपनी में तभी आप इंश्योरेंस वालों को बोलो, आपको वो आग बुझानी भी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि आग कंपनी में लग ही रहा है और आप वो बाद में उन लोगों को कॉल करें। और इंश्योरेंस पास अगर करेगा भी फायर का तो उसमें एक चीज़ और हो रही है, आपके
ख़राब हुए स्टॉक वो लोग उठा के ले जाते हैं, है ना। इसके बाद में मारियन इंश्योरेंस, ये ज़्यादातर शिप में होता है प्रोटेक्ट करने के लिए, लॉस और डैमेज के लिए, है ना। उसकी प्रीमियम अकाउंट बहुत कम होती है, लेकिन जो भी है इसको भी आप काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, अटैक वगैरह का, ताकि वहाँ चोरी वोरी ना हो, है ना। आइए हम 5th क्वेश्चन देखते हैं। अब 5th क्वेश्चन में बोल रहा है एक्सप्लेन इन डिटेल दी वेयर हाउसिंग सर्विस। अरे भाई बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप तो बिना मेरे बोले कहे सुने ही आप कर लेंगे, है ना। आप लोग तो वैसे भी काफ़ी समझदार बच्चे हैं, आप लोग तो कर ही लेंगे, है ना। तो सीधी सी बात है, वेयर हाउसिंग में जो गुड्स होते हैं, है ना, वो स्टोर करके रखे जाते हैं, गुड्स स्टॉक या फिर रॉ मटेरियल, यही सब रखा जाता है ना। यही सब है, उसमें कुछ खास तो है नहीं। वैल्यू एडेड सर्विस, फाइनेंसिंग भी होती है इन लोगों की, सिक्योरिटी के लिए देखभाल की जाती है, यही सब है, कुछ खास नहीं है भाई इस क्वेश्चन में, है ना। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहेगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली बार नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।